हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एम के त्यागी जी। दोस्तों, मैं एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी विषय के संबंध में बताने जा रहा हूँ। आपको ज्ञात होगा कि आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका हिंदी विषय ठोस रूप से मजबूत है और आप उसको हल करते हैं तो आप उस परीक्षा को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी विचार को लेकर मैं अपने इस एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपको हिंदी विषय के बारे में बताऊँगा। हिंदी बहुत ही विशालकाय है, इसको बहुत कम शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, इसलिए मैं अपने विषय को क्रम से धीरे धीरे आपको बताऊंगा। खासकर जो व्याकरण संबंधित होते हैं वही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं आपको व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। व्याकरण की शुरुआत करते हैं हम अपने भाषा से। भाषा कहते किसे हैं? दोस्तों, हम सभी लोग जब आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से जांच पड़ताल करते हैं, तो जो माध्यम होता है, यानी जो हम आपस में व्यक्त करते हैं, व्यक्त आप किस प्रकार करते हैं? वाणी के द्वारा व्यक्त करते हैं। वाणी जो होती है वो भाषा का रूप होती है। वाणी को लेकर के तमाम प्रकार की परिभाषाएं भी व्यक्त हुई हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ अपने भाषा पर आते हैं। एक छोटी सी परिभाषा मैं भी देना चाहता हूँ भाषा के संबंध में। दोस्तों, जब मनुष्य अपने विचार और भावों को जिस माध्यम से दूसरों के सम्मुख उपस्थित करता है या प्रकट करता है तथा उसके विचार या भाव को अपने भीतर आत्मसात करता है, वो भाषा कहलाती है। तो ये छोटी सी परिभाषा हमारी तरफ से भाषा किसे कहते हैं। भाषा के बाद हम आ जाते हैं सीधे उसके वर्ण पर, अक्षर पर। इसका निर्माण कैसे हुआ, या वर्ण कहते किसे हैं, या अक्षर किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, हम आपको धीरे धीरे इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं वर्ण या अक्षर पर। वर्ण कहते किसे हैं? तो दोस्तों, हमारे विचार से वर्ण वह ध्वनियाँ होती हैं, वर्ण वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, क, ख, ग आदि, इनको हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्वर और व्यंजन पर। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वह वर्ण या अक्षर जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ आदि। दोस्तों, वो इस प्रकार से हैं स्वर। आ, ई, उ, री और जितने भी हमारे उस पाठ्यक्रम में आते हैं, का से लेकर ज्ञा तक और आ से लेकर री तक, इनको हम स्वर, उनको स्वर कहते हैं। का से लेकर के ज्ञा तक जितने भी आते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान दें। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर दो प्रकार का होता है, आप ध्यान दें। एक हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर।
ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको हम अगर समझें तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को, ह्रस्व को लघु स्वर और दीर्घ को गुरु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में वे स्वर आते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे तो दोस्तों, आप ह्रस्व स्वर में हम इन स्वरों को सम्मिलित करते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ए, ओ और आदि। इन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है इनको, इसीलिए ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर, जिसको गुरु भी कहते हैं। दीर्घ स्वर में वह स्वर आते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है और तब उनको हम बोल पाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आय, आओ आदि। ये हमारे हुए दीर्घ स्वर। तो दोस्तों, ये था स्वर से संबंधित जानकारी। अब आप इसको भली बात समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों, आप व्यंजन का से लेकर के ज्ञान तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा आप जाने छोटी सी, व्यंजन किसको कहते हैं? वह वर्ण या अक्षर जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमने आपको अभी जो छोटी सी परिभाषा बताई व्यंजन की, कि वह वर्ण या अक्षर जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे का, ख, ग, घ आदि। यानी कि का से लेकर के ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अब आप समझ गए होंगे। का, ख, ग, घ, एंगा, च, छ, ज, झ, ञ। आप इस सबको जानते हैं, इसको बहुत विस्तार में जाना उचित नहीं है। हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उसके आगे चलते हैं। हमारा स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। व्यंजन भी आप समझ गए होंगे। व्यंजन तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको जितने भी बातें बताई होंगी आप उसको ध्यान दें। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार का होता है, आप इसको देखें। दोस्तों, व्यंजन के प्रकार। दोस्तों, व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन को 5 श्रेणियों में रखा गया है। सबसे पहले हम आते हैं प्रथम प्रकार में, जिसको हम का से लेकर इंगा कहते हैं। का, ख, ग, घ और इंगा। दोस्तों, का, ख, ग, घ और इंगा को
का वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जिसको हम कवर्ग कहते हैं। का, खा, ग, घ और इंगा को कवर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद दूसरे प्रकार में आते हैं च, छ, ज, झ और या। ये दोस्तों ये देखिए आप, च, छ, ज, झ और या। दोस्तों इसको च वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इन वर्णों को च वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जिनको च वर्ग कहते हैं। ये च वर्ग हुए। दूसरे इसके बाद तीसरा आता है ट, ठ, ड, ढ और अण। तो दोस्तों ट, ठ, ड, अण, ट, ठ, ड, ढ और अण वर्ण को ट वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जिसको हम ट वर्ग कहते हैं। ट वर्ग, ये हमारा तीसरा प्रकार हुआ ट वर्ग। इसके बाद आता है त, थ, द, ध और न। ये व्यंजन का चौथा प्रकार है। त, थ, द, ध और न। दोस्तों इसको जो है त वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? त वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। त वर्ग, ये त वर्ग हो गया। और हमारा पांचवा प्रकार होता है प, फ, ब, भ और म। पांचवा प्रकार व्यंजन का जो है वो प, फ, ब, भ और म। इसको हम व्यंजन के प्रकार में प वर्ग के नाम से जानते हैं। प वर्ग। और इसके बाद दोस्तों कुछ व्यंजन बचते हैं, जैसे या, र, ल और व। यह अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और इसके बाद भी है बड़ा सा, खष्टी सा, ह। ये ऊष्म व्यंजन है। फिर से सुने, या, र, ल, व। या, र, ल, व ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। हाँ दोस्तों, ये वर्ण जो है या, र, ल, व, ये जो है इनको हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बचता है बड़ा सा, खष्टी सा और छोटा सा हा। ये देखें, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। ये व्यंजन के प्रकार में इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से? ऊष्म व्यंजन। दोस्तों आप ध्यान दें, इन वर्गों को छोड़कर जो शेष व्यंजन बचते हैं, जैसे या, र, ल और व, इन वर्णों को हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं। इसके बाद ध्यान दें, बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा, इनको हम ऊष्म व्यंजन के रूप में जानते हैं। इसके अलावा 4 व्यंजन और हमारे बचते हैं। कितने व्यंजन? 4 व्यंजन, जिनको हम छ, त्र, ज्ञ और स्रा के नाम से जानते हैं। छ, त्र,
ज्ञ और स्र। दोस्तों छ, त्र, ज्ञ और स्र ये भी व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कि जो दो वर्णों की सहायता से बने हुए शब्द होते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, छा में दो शब्द मिले हुए हैं इसलिए इसको हम संयुक्त कहते हैं। त्रा में भी दो शब्द मिले हुए हैं इसलिए इसको संयुक्त कहा गया। ज्ञ में भी दो शब्द मिले इसलिए इसको भी संयुक्त कहा गया। और स्रा में भी दो शब्द मिले इसलिए इनको भी संयुक्त व्यंजन कहा गया। जैसे हम बताते हैं छा, छा का निर्माण कैसे हुआ, इसमें दो व्यंजन कौन कौन से हैं इसको भी जान लेना आवश्यक है। छा, ध्यान दें आप लोग, छा में दो वर्ण छिपे हुए हैं, उन दो वर्णों की सहायता से छा का निर्माण हुआ है, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं का होता है और खष्टी सा होता है। दोनों अक्षर को मिलाने पर छा का निर्माण होता है। क्या होता है? का और खष्टी सा, इनको दोनों मिला देंगे तो हमारा व्यंजन वर्ण में छा बन जाता है। क्या बन जाता है? छा। जैसे छा शब्द का प्रयोग आप लोग करते हैं, क्षमा, छा, कक्षा आदि वर्गों में शब्दों में इसकी सहायता ली जाती है। अब इस संयुक्त व्यंजन का दूसरा वर्ण जो है हम आपको बता रहे हैं, इसमें कौन से दो शब्द मिले हुए हैं जिसके मिलने पर त्रा का निर्माण हुआ है। दोस्तों त्रा शब्द में त्रा शब्द में दो वर्ण मिले हुए हैं जिनको हम त्रा के रूप में जानते हैं, जिसमें ता है और रा। इन दो वर्णों के मेल से त्रा का निर्माण हुआ है, जिसको हम त्रा के रूप में जानते हैं। त्रा, जिस प्रकार से छात्र और कई शब्दों में त्रा का प्रयोग किया जाता है। हमारा तीसरा वर्ण है ज्ञ। ज्ञ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें दो व्यंजन जा और या। दोस्तों इन दो वर्णों के मेल से ज्ञ का निर्माण हुआ। जा और या मिल करके ज्ञ बनते हैं। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन में स्रा। स्रा शब्द का निर्माण भी दो व्यंजनों के योग से हुआ है, जिसको हम देखते हैं, जिसमें बड़ा सा और रा मिलकर स्रा बनते हैं। इन वर्णों का प्रयोग श्रम में और ऐसे तमाम वर्ण हैं जिनमें इनका प्रयोग श्रमिक हुआ में किया जाता है। तो ये हमारे व्यंजन के प्रकार हुए, और उनमें जो अंत के वर्ण आते हैं जिनको अंतस्थ, उस और संयुक्त व्यंजन कहते हैं, हमने आपको बताया। तो हमारा यहाँ पर स्वर, व्यंजन और उनके प्रकार पूर्ण हुए। इसकी आगे दोस्तों अभी तक हमने आपको स्वर, व्यंजन, उनके प्रकार और जो संयुक्त व्यंजन हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद हम आते हैं शब्द पर। शब्द का निर्माण कैसे होता है।
हम इसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ है, आप ध्यान दें। दो या दो से अधिक अक्षरों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों योग से, दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे, दोस्तों ध्यान दें आप, शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक अक्षरों या वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। जैसे राम, हमने आपको एक उदाहरण दिया राम का। राम में 3 अक्षर लिए गए हैं, जिसका हम विच्छेद करें तो इसमें रा जुड़ा हुआ है और बड़ा आ जुड़ा हुआ है और माँ, ये 3 अक्षर इसके अंतर्गत आ रहे हैं। जैसा कि हमने ऊपर आपको परिभाषा में बताया है, दो या दो से अधिक अक्षरों के योग से शब्द का निर्माण होता है। राम, आप अब शब्द को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह और सारे उदाहरण हैं, उसकी विस्तृत जानकारी देना उचित नहीं है। हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य किसे कहते हैं, हमारा स्वर हुआ, व्यंजन हुआ और उसके प्रकार हुए, फिर हमने शब्द आपको बताएं और उसके बाद शब्दों के बाद वाक्य आता है। वाक्य, वाक्य का मतलब होता है कि जो हम वाणी के रूप में प्रकट करते हैं, जिसको हम आसानी से समझते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। इसको इस प्रकार हम कहेंगे, दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों, इसके शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, वाक्य की परिभाषा, दो या दो से अधिक, कितने, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे राम जाता है। दोस्तों उदाहरण देखें आप,
जैसे राम जाता है, राम एक शब्द हुआ, जाता एक शब्द हुआ और है भी एक शब्द है। इन शब्दों में दो दो वर्णों का योग है जिनसे एक वाक्य निकलकर सामने आता है, राम जाता है। ऐसा कहने पर हम भली भांति समझ जाते हैं कि हमारे सामने क्या प्रकट किया जा रहा है। हम और सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं कि राम एक व्यक्ति है और वो कहीं पर जा रहा है। इसी प्रकार मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें भी दो दो शब्दों के वर्णों के मेल से वाक्य का निर्माण हुआ। इस वाणी को बोलने पर प्रत्येक व्यक्ति ये समझ जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों यह हमारा हो गया वो वाक्य। दोस्तों हमने आपको अभी शब्द की परिभाषा बताई और शब्द के प्रकार बताए, वाक्य का निर्माण बताया। अब हम आपको बताते हैं वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। वाक्य दो प्रकार का होता है। ध्यान दें आप सभी, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला वाक्य है सार्थक। सार्थक शब्द। अब सार्थक शब्द कहते हैं किसे? हाँ, जिन शब्दों से कुछ सार्थक अर्थ, जिन शब्दों से कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, जिन शब्दों से कुछ सार्थक अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, क्या? पानी। खाना, क्या शब्द है? खाना। रोना। यदि आप ध्यान देते हैं, हमने आपको 3 उदाहरण दिए, पानी, खाना और रोना। पानी, यदि हम पानी शब्द कहते हैं तो इसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, जो वास्तव में पानी सभी लोग जानते हैं। पानी पीने के काम आता है, खाने नहाने के काम आता है, कपड़े धोने के काम आता है, कई तरह के कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण हमारा खाना है। खाना, जिसको भोजन भी कहते हैं, वो हमारी एक आवश्यक वस्तु है। तीसरी चीज है रोना, एक प्रकार की क्रिया भी है। रोना, यदि हम कहते हैं, रोना एक क्रिया है। यदि आदमी घायल हो जाता है या किसी विपत्ति में फंस जाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके शरीर से ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिसको देखकर हम लोग ये कहते हैं कि फला व्यक्ति रो रहा है, जिसको हम रोना शब्द के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा हुआ सार्थक शब्द। और अब हम आपको बताते हैं दूसरा निरर्थक शब्द। क्या बताते हैं? निरर्थक।
दोस्तों हमने अभी आपको सार्थक शब्द के बारे में बताया। अब हम आपको दूसरे प्रकार के बारे में बता रहे हैं जिसको निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। दोस्तों इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ प्रकट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ध्यान दें आप लोग, जिन शब्दों से कुछ भी अर्थ प्रकट नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे वाना, वानी और ओना। दोस्तों हमने भी सार्थक शब्दों में आपको बताया था खाना। खाना के बाद लोग अक्सर बोलते हैं खाना वाना। खाना वाना क्या होता है? जो खाना एक सार्थक शब्द हुआ, इसके साथ एक और शब्द लगा दिया जाता है जिसको हम वाना कहते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इसको बोली के रूप में लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा हमने बताया आपको वाणी। वाणी शब्द जो होता है पानी के साथ जुड़ता है, जैसे कहते हैं पानी और वाणी। पानी तो बोलेंगे ही, उसके साथ साथ में वाणी शब्द जो होता है वो मुंह से अनायास ही निकल जाता है, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। हमने तीसरा उदाहरण दिया था रोना का, जो रोना, रोना वोना लोग अक्सर बोलते हैं। गली मोहल्ले में किसी के यहाँ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको उनके यहाँ रोना होना, रोना पीटना आदि शुरू हो गया है, तो ये हमारा निरर्थक शब्द हुआ। इन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों हमने आपको आज के इस प्रोग्राम में वर्ड और अक्षर से लेकर के शब्दों के प्रकार तक हमने आपको बताएं। दोस्तों हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। यदि इसमें कोई भी सुझाव या शिकायत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसे जरूर भेजें। आपके सुझाव एवं शिकायत सादर आमंत्रित हैं।